हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए प्लेटफॉर्म पे एक नई चीज़ सीखते हुए। आज हम बात करेंगे आपका जनगणना की। आपको पता होगा लगभग सारे एग्जाम्स में आपके जो भी स्टेट बेसिस के हैं वहाँ पे आपका भारत की जनगणना, इसके साथ साथ जो राज्यों की जनगणना आती है वहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे यूपी पीसीएस से पूछे जाते हैं, बिहार पीसीएस से पूछे जाते हैं, एमपी पीसीएस से पूछे जाते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है इससे पहले हम बात करेंगे कि पहले भारत की जनगणना के क्या क्या आंकड़े हैं, नगरीकरण के क्या क्या आंकड़े हैं। इसके साथ साथ उसके बाद हम राज्य विशेष में हम बात करेंगे बिहार की जनगणना की, क्योंकि आपको पता है बिहार का पेपर लगा हुआ है। आई टू द पॉइंट स्टार्ट करते हैं। जो भी डेटा है ये डेटा फॉर्म में है, इसमें हम ज़्यादा समझेंगे नहीं, हम ज़्यादा इन चीज़ों को रिकॉल करेंगे। इन वीडियोज़ को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हैं, विश्वास मानिए पूरा का पूरा जो आपका जनगणना है वो पूरा पूरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। और हाँ, अगर आपको लगेगा कि स्पीड बहुत धीमे है तो आप स्पीड को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देखिएगा, बट 2 से 3 बार पक्का देखिएगा। खाना बनाते समय, सोते समय, किसी भी समय आप देखेंगे तो आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, ईयरफोन लगाइए, कुछ भी लगाइए और इन डेटाज को याद करिए। दिमाग नहीं लगाना है आपको, यहाँ से डेटाज करना है, सब याद हो जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए, ये आपका रिसेंट डेटा है। आपको पता होगा जो भारत है इस समय 2011 की जनगणना के आधार पर नहीं, मैं आज की जनगणना के आधार पर बोल रहा हूँ। जो भारत है इस समय पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला। ये सब देखेंगे भारत की जनसंख्या है, ये आपका जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग आपका 1.45 मतलब 1.45 अरब जनसंख्या भारत की है। और इसके बाद सेकंड पोजीशन पे आपका देखेंगे आपका चाइना आ जाएगा, फिर अलग देश है। तो आप कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो उसमें सबसे टॉप पे आपका इंडिया है, फिर चाइना है, फिर आपका यूएसए, फिर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को याद, इंडोनेशिया 4th पोजीशन पे है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। और जो हमारा पड़ोसी देश है आई मीन पाकिस्तान, वो किस पोजीशन पे आपका, वो आपका 5th पोजीशन पे है। ठीक है, चलिए आइए हम और आगे चलेंगे। अब तो बस इतना याद रखिएगा कि वी आर द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि इनमें और क्या क्या आंकड़े हैं। तो देखिए, जब बात करते हैं हम कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो हालिया रिपोर्ट आई है उसके आधार पर 2050 तक, ये डेटा याद रखिएगा, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2050 तक जो भारत की जनगणना है वो आपकी 1.66 अरब, मतलब कह सकते हैं कि 1.66 अरब हमारी जनसंख्या होने की उम्मीद है। किसके आधार पे? तो आई मीन संयुक्त राष्ट्र संघ की जनगणना के आधार पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1951 में, याद रखिएगा 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, मैं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है वो आपकी स्टार्ट हुई थी कब? 1951 में। और उस समय भारत की जो कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी आपकी? 36 करोड़। 1951 में भारत की जो कुल जनसंख्या है वो आपकी 36 करोड़ थी। अब इसके साथ याद रखिएगा भारत जो दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने परिवार नियोजन को अपनाया था। किसको? परिवार नियोजन को। और ये कब प्रारंभ किया था? 1952 में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत सरकार ने जो पहला विस्तृत कंडोम वितरण जो स्टार्ट किया था वो भारत सरकार ने स्टार्ट किया था, और उसका नाम क्या दिया था? उस कंडोम का नाम दिया था कामराज, जो कि बाद में चूंकि कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे इसलिए उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम बाद में क्या रखा गया? निरोध रखा गया। ये पॉइंट्स के फॉर्म में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और देखेंगे हम आगे। तो 1976 में, ठीक है, 1976 में जो संविधान का जो 42वां आपका पता होगा संशोधन, सबको पता है, जो 42वां संशोधन हुआ था उसके आधार पे जो आपका संविधान है, संविधान की आपको पता होगा आपका केंद्र सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची होती है। तो ये जो आपका 7वीं अनुसूची में वर्णित है, ठीक है, 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची में जनसंख्या एवं परिवार नियोजन में जोड़ा गया था। मतलब याद रखिएगा जनगणना तो विषय आपका केंद्र का है, जनगणना विषय केंद्र का है, बट जो आपका जनसंख्या एवं परिवार नियोजन है इसको हम 7वीं अनुसूची में रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसमें दोनों ही बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आधुनिक पद्धति से पूरे वर्ल्ड में अगर बात करते हैं कि जो आपका जिस पद्धति से हम जनसंख्या और नगरीकरण का डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले आपका स्वीडन। स्वीडन एक ऐसा देश है जिसने पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले 1749 में, सब डेटा याद करिए आप, 1749 में स्वीडन ने सबसे पहले आपका नगरीकरण और कह सकते हैं कि जो जनसंख्या की गणना करा रखी थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत में, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। ब्रिटिश भारत में जो पहली जनसंख्या थी इसका हमने आई मीन डेटा कलेक्ट किया था वो 1872 में। कब किया था? 1872 में। पूछा जाता है किसके कार्यकाल में, तो सिंपली आप बोलेंगे लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि उस दिन 1872 तो हो गया, इसके बाद जो अगली जनगणना थी अर्थात जो दूसरी जनगणना थी वो कराई गई थी आपकी
1881 में। कब कराई गई थी? 1881 में। और किसके अंडर में कराई गई थी? तो सिंपली आप बोलेंगे सर आपके लॉर्ड रिपन के अंडर में। किसके अंडर में? जो लॉर्ड रिपन थे इन्हीं के अंडर में ये जनगणना कराई गई थी। अब इसमें क्या बोला गया कि प्रत्येक 10 वर्ष में, प्रत्येक 10 वर्ष में जो जनगणना है इसकी कराई जाएगी और उसके बाद स्टार्ट हो गई। जो करंट जनगणना है वो हमारी जो 2011 में हुई है, ये आपकी 15वीं जनगणना है, जिसको हम धीरे धीरे देखते रहेंगे। देखिए अब बात करते हैं हम 1872 से 2001 तक। 1872 से 2001 तक, सर 2011 में जो जनगणना हुई है, 2011 की बात कर रहा हूँ मैं, ये हमारी 15वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। अदर जो जनगणना स्टार्ट होगी वो आपकी 16वीं जनगणना होगी। क्वेश्चन बनता है कि 2011 में जो जनगणना हुई है वो कौन सी जनगणना है? तो सिंपली बोलेंगे सर वो हमारी 15वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि सर जब भारत आज़ाद हुआ है 1951 से जनगणना स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद से ये हमारी 7वें नंबर की जनगणना है। कौन सी? तो आप बोलेंगे सर ये हमारी 7वें नंबर की जनगणना है। अब बात करें 21वीं शताब्दी की। जैसे 21वीं शताब्दी पता आपको द्वार के बाद स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद कौन सी हमारी दूसरी जनगणना है, क्योंकि पहली कब हुई थी आपकी? 2001 में, और दूसरी कब हुई आपकी? 2011 में। तो 21वीं शताब्दी की हमारी ये दूसरी जनगणना है, ये भी डेटा आपको याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपकी 15वीं जनगणना थी, इसके आयुक्त कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर सी चंद्रमौली साहब। जैसे जनगणना आयुक्त की बात की जाती है, तो जब उस समय जो जनगणना आयुक्त थे वो आपके डॉक्टर सी चंद्रमौली जी थे। अब पूछा जाता है कि सर जो जनगणना हुई थी उसमें कितने प्रश्न थे? जनगणना में आपको पता होगा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस समय उसमें आपके 29 प्रश्न थे, क्योंकि सारे क्वेश्चन पूछेंगे तो याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करें कि सर जो जनगणना अधिनियम है वो किस अधिनियम के थ्रू कराई जाती है, तो याद रखिएगा जो जनगणना है भारत की वो आपका जनगणना अधिनियम 1948 के आधार पर कराई जाती है। अब मैंने आपसे पहले कहा था कि जो जनगणना होता है ये आपका संघ सूची का विषय है। ठीक है, या कह सकते हैं कि केंद्रीय सूची का विषय है। इसी कारण जो जनगणना का जो बात करते हैं कि जनगणना कराने का जो दायित्व है केंद्र सरकार को दिया गया है, किस आर्टिकल के थ्रू? तो आर्टिकल कह सकते हैं आप 246। बिल्कुल याद होना चाहिए आपको कि आर्टिकल 246 के आधार पे जो केंद्र सरकार होती है वो आपका जनगणना कराती है। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। और देखेंगे आगे हम, तो जनगणना विभाग, जो एक अलग से जो जनगणना विभाग की बात की जाती है वो आपका 1961 में। कब आपका? तो 1961 में जनगणना विभाग की स्थापना की गई थी। किसके लिए? जनगणना कार्य की महत्ता को समझते हुए। और क्या किया जाता है कि गृह मंत्रालय के अधीन एक जनगणना विभाग का गठन किया गया था। तो आप ये बोल सकते हैं कि 1961 में कब स्टार्ट किया गया था आपका जनगणना विभाग का स्टार्टिंग की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जनगणना का शीर्ष अधिकारी क्या होता है। तो जो जनगणना होती है इसका शीर्ष अधिकारी होते हैं महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। कौन होते हैं? जो आपके देश के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होंगे वही आपके जनगणना के शीर्ष अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर जो साक्षरता हम मेजर करते हैं, तो साक्षरता के लिए हम किस एज को लेते हैं? तो 7 साल से ऊपर, पहले कुछ और डेटा था, 7 साल से ऊपर की जो जनसंख्या होती है उसी को हम लेते हैं कि वही हमारे साक्षर है। 7 से नीचे को हम नहीं लेते हैं। नेक्स्ट हमारा बनता है 1911 से 21 के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1911 से 1921 के बीच की जो जनगणना थी उसमें थोड़ी सी आपकी कह सकते हैं अकाल के चलते या कुछ कमियों के चलते कह सकते हैं कि डिक्लाइन हुआ था, मतलब घटी थी। इसलिए याद रखिएगा कि जो जनगणना में हास कह सकते हैं कमी हुई थी वो आपकी 1911 से 1921, मतलब अंग्रेजों के समय पे कितनी हुई थी? -0.31, -0.31% की क्या हुई थी? कमी हुई थी। याद रखिएगा। रीजन क्या बोल सकते हैं? तो सर अकाल का प्रकोप बोल सकते हैं, दुर्भिक्ष बोल सकते हैं, यही सारे इसके प्रकोप है। नेक्स्ट 1921 के बाद जनगणना के इतिहास में इसको हम महान विभाजक वर्ष बोले जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जनगणना के इतिहास में भारत में महान विभाजक वर्ष हम कैसे कहते हैं? सिंपली बोलेंगे सर 1921 को हम कहते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स में क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और आगे देखेंगे हम कि भारत की जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष में हुई है, मतलब किस अंतराल में? 10 वर्ष में। तो याद रखिएगा कि जब हमारा पाकिस्तान के साथ जो दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है, 1971 वाला, जिसमें बांग्लादेश बना है, भले आज वो कुछ अलग कर रहे हैं, तो उसी के समय में आपका 1961 से 1971 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि, दशकीय वृद्धि, 10 सालों में जो वृद्धि होती है उसे हम दशकीय वृद्धि कहते हैं।
तो सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि हुई है वो 1961 से लेकर 1971 के बीच में हुई है। ठीक है, कितनी हुई थी तो याद रखिएगा 24.80। कितनी वृद्धि हुई थी तो 24.80% की वृद्धि हुई थी। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। फिर कह रहा है कि 2001 से 11 के बीच में, क्योंकि करंट डेटा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 2001 से 2011 के बीच में जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है और पूछा जाए किन राज्यों में हुई है और केंद्र शासित प्रदेशों में पूछी जाएगी तो आप बोलेंगे सर दादर एवं नगर हवेली में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि हुई है। जो सपोज करिए अगर 2001 में वहाँ की जनसंख्या अगर 1000 थी तो आप कह सकते हैं कि 2011 में जब जनगणना हुई होगी तो करीब 1550, मतलब क्योंकि 50% का इंक्रीमेंट हुआ है तो आप कह सकते हैं कि सबसे अधिक जो 10 की वृद्धि हुई है वो आपकी दादर एवं नगर हवेली में हुई है। इसी के साथ साथ जो 2001 से 2011 के बीच में जो सबसे कम जो 10 की वृद्धि हुई है, जनसंख्या वृद्धि कह सकते हैं, वो आपकी नागालैंड में हुई है। क्योंकि नागालैंड में क्या हुई है, जनसंख्या में ह्रास या जनसंख्या में कमी हुई है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे आप, -0.58% की, कितना 0.58%, मतलब यहाँ पे घटा है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्रता के उपरांत सबसे अधिक किसके बाद धीरे धीरे आपके क्रमिक गिरावट स्टार्ट की गई है। इस जनसंख्या में देखा कि धीरे धीरे बढ़ता है, बट जो गिरावट स्टार्ट की गई है सबसे अधिक कब बढ़ा है तो 61 से लेकर 71 के बीच में, और उसी के बाद जब 71 से 81 के बीच दशक में आते हैं तो धीमे धीमे जनसंख्या वृद्धि में जो गिरावट है वो होनी स्टार्ट हो गई थी, जो निरंतर आज भी चालू है। वर्तमान में हमारे जो वार्षिक वृद्धि दर है, 10 की वृद्धि बात में कर रहा हूँ, वार्षिक मतलब प्रति वर्ष जो हमारी वृद्धि दर हो रही है वो कितनी है आपकी 1.64%। कितना आपका है 1.64%। इस डेटा को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत में 2001 से 2011 के बीच में 10 की वृद्धि कितनी हुई है। तो क्या बोलेंगे आप 2001 से, मतलब देखिए 10 सालों में वृद्धि कितनी हुई है तो 17.70, और वही जब पूछेगा कि पर ईयर कितनी है क्या बोलेंगे आप 1.64%। ये डेटा आपको किस न किस तरह याद होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए सारे पे क्वेश्चन पूछे इसलिए याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि 2000 उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यूपी थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, तो यूपी में अगर बात करेगा तो यूपी में उत्तर प्रदेश में अगर बात करेगा 2001 से 2011 के बीच में 10 की वृद्धि कितनी हुई है तो सिंपली बोलेंगे सर 20.23% आपका यूपी में 10 की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए अब सबसे अधिक आपने देख लिया था कि सबसे अधिक कहाँ हुई है तो आपकी 10 की वृद्धि आपकी दादर एवं नगर हवेली में हुई है। सबसे कम कहाँ हुई है तो नागालैंड में देख लिया था आपने, और सबसे अधिक 10 की वृद्धि सबसे कम आपने देख लिया। जब राज्यों में बात करेगा तो आपको पता है बिहार और यूपी में मेन पढ़ रहे हैं, तो बिहार में सबसे अधिक कह सकते हैं या कह सकते हैं बिहार में जो 10 की वृद्धि हुई थी राज्यों में, तो आप देख सकते 10 की वृद्धि कितनी होती है आपकी 25.42, मतलब राज्यों में बात करें 10 की वृद्धि में तो 6वां स्थान आपका बिहार कहा जाता है। जब राज्य और केंद्र प्रशासित को जोड़ेंगे तो बिहार जो होता है वो 6th प्लेस पे आ जाता है। इसको आप याद रखिएगा। वेल अभी फिर से भी आएगा बिहार राज्य वाले में कि 25.42% की 10 की वृद्धि जो है वो बिहार राज्य में हुई है। चलिए और देखेंगे हम तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों की बात कर रहा है, पता होगा पूरे देश में जो जिलों की बात करेंगे हम तो किन जिलों में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई है, क्योंकि एक एक लाइन के क्वेश्चन बन जाते हैं, इनको देख लीजिएगा। सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि हुई है वो आपकी कहाँ हुई है कुरंगुम में। किस पे आपके कुरंगुम में सबसे अधिक कितनी हुई इसमें, बस प्रतिशत मत याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है कुरंगुम जो है अरुणाचल प्रदेश का जिला है, जिस जिले में सबसे अधिक 10 की वृद्धि हुई है भारत में। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे आपका यमन आता है। यहाँ पे भी कह सकते हैं जो कि यमन कहाँ आपका पुडुचेरी का आपका जिला है, यहाँ पे भी आपका 77.1% ना भी याद रहे तो बस याद रखिए कुरंगुम सबसे अधिक जो 10 की वृद्धि हुई है जिलों में तो कुरंगुम में हुई है, उससे कम कहाँ हुई है तो यमन में हुई है। और यही पूछा जाए कि सर सबसे अधिक तो हो गया, सबसे कम 10 की वृद्धि कहाँ हुई है तो सीधे नागालैंड की तरफ घूम जाइएगा। तो क्योंकि आपने क्या देखा था कि नागालैंड में क्या ऋणात्मक वृद्धि हुई है, मतलब -5.8। तो सेम यहाँ पे बात करेंगे तो देश में जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है वो आपका लांगलोंग, कौन सा जिला आपका है लांगलोंग जिला है, जिसमें आपका मतलब वही -5.8% की कमी हुई, आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए पॉइंट लगा लीजिएगा। फिर आपका जो किफरे है इसमें भी आपका मतलब आपका कह सकते हैं लांगलोंग और आपका किफरे दो ऐसे जिले नागालैंड के जहां पे सबसे न्यूनतम 10 की वृद्धि हुई है, जिलों में बात कर रहा हूं मैं। और अगर सबसे अधिकतम बोलेगा सिंपली आप बोलेंगे सर कुरंगुम और यमन। कुरंगुम कहाँ है आपका
तो बोलेंगे आप अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए और आगे देखेंगे हम, तो 2001 की जनगणना के आधार पर आप बोलेंगे कि सर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश, हम राज्यों में आ रहे हैं तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, तो आपसे ये पूछा जाए कि सबसे अधिक सर किस में होता है, तो आप जनरली बता सकते हैं इसको। तो देखिए आइए देखते हैं, तो दादर नगर हवेली आपने देखा था कि सबसे अधिक कहाँ होगा, तो दादर नगर हवेली, और उसके बाद क्या होगा, दमन दीव। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि की बात करेगा तो भाई नागालैंड और केरल, नागालैंड और केरल ऐसे हैं जहाँ पे आपके न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई है। अधिकतम पूछेगा तो सिंपली आप कहाँ जाएंगे, आप दादर नगर हवेली और आपका दमन दीव में, ठीक है। चलिए अब डेटा के फॉर्म और देखते हैं हम, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले, ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर देखेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिलों की बात की जा रही है। आप दिल्ली मत बोलिएगा, क्योंकि दिल्ली क्या है, एक संघ शासित प्रदेश है। यहाँ हम जिलों की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, ठाणे जो कि महाराष्ट्र का है, इसमें सबसे अधिक, जब पूछे किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या, तो क्या बोलेंगे आप, ठाणे महाराष्ट्र का। दूसरे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, तो उत्तर 24 परगना, जो कि क्या पश्चिम बंगाल का एक जिला है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का जिला उत्तर 24 परगना जो है ये सेकंड पोजीशन पे है जब जिलों में जनसंख्या की बात आएगी, ठीक है। चलिए और आगे देखेंगे हम, देश में न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिले, अधिकतम देख लिया आपने, अधिकतम आपने ठाणे मुंबई का देख लिया, फिर आपने क्या देखा, उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल का, ठीक है। अब बात करेगा कि न्यूनतम जनसंख्या वाले, तो बोलेंगे आप दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और अंजाव जिला, ये दोनों ऐसे जिले हैं जहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या है। पहला आपका दिबांग घाटी, आप समझ सकते हैं इसके ट्रेंड को देख के, इसके एरिया को देख के, और दूसरा आपका अंजाव, ये दोनों ही आपके अरुणाचल प्रदेश में है जिन जिलों में आपकी न्यूनतम जनसंख्या है। अधिकतम जब जनसंख्या पूछेगा जिलों में तो फिर ऊपर देखिएगा आप, ठाणे महाराष्ट्र का और आपका उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल का, ठीक है। आइए और देखते हैं नेक्स्ट, ये हमारा भारत का पूरा डेटा है, देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम बनती है। देखिए एक तरफ हमारी जनसंख्या वगैरह है, दूसरी तरफ ये 2001 का डेटा है, 2011 का डेटा है, और फिर इनके बीच में क्या अंतर है हम इसकी बात करेंगे। देखिएगा यहाँ से पूरा का पूरा जनसंख्या का पूरा आप कह सकते हैं कंप्लीट वीडियो आप कह सकते हैं इसे, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए जहाँ तक मेरा और मेरी टीम का अनुमान है। चलिए देखिए जनसंख्या की बात करते हैं, 2001 में जनसंख्या कितनी थी, तो आपकी 1 अरब 2 करोड़ थी। इसमें जनसंख्या हमारी कितनी है, 121 करोड़ कह सकते हैं, कितनी 121 करोड़। और आपसे पूछे फिर लगभग कितने बढ़े होंगे, तो बोल सकते हैं सर लगभग करीब 18 करोड़ बढ़े हैं, ठीक है, 18 करोड़ करीब बढ़े हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सर नगरीय प्रतिशत, तो 2001 में नगरीय प्रतिशत कितना था हमारा, 21.81%, और आज का क्या डेटा है, आज का डेटा हमारा सर 31.10%। मतलब आज हमसे पूछा जाए कि नगरीय प्रतिशत कितना है, तो सिंपली आप बोलेंगे सर 31.10% हमारा नगरीय है। और अगर ग्रामीण पूछेगा इसमें से घटा दीजिएगा, ग्रामीण आ जाएगा। नेक्स्ट दशक में वृद्धि, दशक में वृद्धि, इसमें पहला डेटा आपने देखा था, जो दशक की वृद्धि चल रही है 2001 से 2011 के बीच में कितनी हमारी, तो 17.70। वार्षिक वृद्धि दर ये भी आपने देखा था, तो 1.64% हमारी वार्षिक वृद्धि दर है। मतलब देखिए धीरे धीरे घट रही है, इससे पहले हमारी थोड़ी ज़्यादा थी, ठीक है। लिंगानुपात की बात करते हैं तो लिंगानुपात भी हमारा बढ़ रहा है, कितना हमारा 943, कितना हमारा 943, और कितने में वृद्धि हुई है, तो बोलेंगे सर 10 की वृद्धि हुई है, क्योंकि इससे पहले हमारा कितना था 933। साक्षरता देखिएगा बढ़ता ही जाएगा, मुझे लगता है जो नया जो जनगणना होगी उसमें तो साक्षरता दर है वो मुझे लगता है 80 के पार पहुंचेगी, बट देख लेते हैं उसमें साक्षरता दर हमारे में कितने 73% है। इसमें जो साक्षरता दर 73% है, इससे पहले वाले हमारे कितना था 64.8। बस ये डेटा याद रखिए, काम चल जाएगा आपका। पुरुष की साक्षरता 80.90 है, महिला की जो साक्षरता है वो आपका 64.60% है। जनघनत्व चूंकि बहुत पूछा जाता है, तो जनघनत्व में याद रखिएगा जो आपका जनघनत्व है भारत का इस समय 382 है। कितना है जनघनत्व भारत का, सबसे अधिक है 382। जब राज्यों में बात करें केवल राज्यों में, तो फिर बिहार चले जाइएगा, वहाँ का जनघनत्व बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। चलिए और देखेंगे हम, तो हम आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपको पता होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे हम कि टॉप के राज्य कौन से हैं। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका सबसे बड़ा राज्य आपको पता ही है, सबसे बड़ा राज्य आपका क्या है, राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाएगी, केंद्र शासित प्रदेश, तो क्या बोलेंगे आप, ये थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे अभी थोड़ा लद्दाख का छोड़ देते हैं। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाएगी, तब क्या बोलेंगे आप, लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा हमारा, जो लक्षद्वीप है वो आपका सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। इसका डेटा थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। चलिए और देखेंगे हम आगे,
तो अब बात करेंगे हम कि जनसंख्या की दृष्टि से, अब आते हैं जनसंख्या पे। सोचिए इससे पहले जो मैंने डेटा बताया है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अब आते हैं सीधे हम स्टैटिक डेटा पे। तो देखिए जो सबसे पहले बात करेंगे हम जनसंख्या की दृष्टि से 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की थी? सिंपली बोलेंगे सर यूपी की। फिर आपका किसका है? सिक्किम। देखिए अच्छा सॉरी, सब जनसंख्या के दर में सबसे बड़ा जो आपका राज्य है उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा जो है वो आपका सिक्किम है, जनसंख्या के दर बोल रहा हूँ मैं। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के आधार पे, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली हो जाएगा। और जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य यूपी, सबसे छोटा राज्य सिक्किम, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश वही आपका क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ठीक, चलिए और देखेंगे हम आगे। अब आते हैं नेक्स्ट डेटा पे जो कि आपका है जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष, कि जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष पे कौन थे। तो आपने देख लिया वही डेटा फिर से। तो टॉप पे क्या है हमारा? यूपी, दूसरे पे आपका महाराष्ट्र, तीसरे पे आपका बिहार, और चौथे पे बंगाल। मतलब सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो आपकी कह सकते हैं कि यूपी की, फिर आपका महाराष्ट्र की, तीसरे स्थान पे हमारा प्यारा बिहार आ जाता है, और चौथे पे क्या होगा आपका? पश्चिम बंगाल आ जाएगा। न्यूनतम की बात करेंगे, सॉरी केंद्र शासित राज्यों में बात करेंगे तो सबसे अधिक आपका दिल्ली, फिर आपका पुडुचेरी, फिर आपका चंडीगढ़, और लास्ट में आपका अंडमान निकोबार, मतलब 4th क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए जब बात करेंगे आपका राज्यों में तो यूपी टॉप पे है, केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे तो हमारा दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है वो आपका टॉप पे है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंगानुपात, आई मीन मेल फीमेल सेक्स रेशियो की। तो लिंगानुपात में जो सबसे कम लिंगानुपात है वही हमारा प्यारा हरियाणा। ठीक है, यहाँ पे लिंगानुपात सबसे कम है 879। और जब सबसे अधिक कहेगा, आप सबको पता है जो सबसे अधिक है क्या क्या हमारा? केरला है, कभी नीचे होगा। ठीक है, चलिए देखिए हाँ सबसे ऊपर ही था हमारा। जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो कहाँ पे? आपका केरला में है। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात आप सिंपली बोलेंगे कि सर आपका हरियाणा में है। अब जब बात करेंगे हम आपके केंद्र शासित प्रदेशों की, तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो आपका पुडुचेरी का है, और जो सबसे कम है वो कहाँ का? आपका दमन और दीव का। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, सर्वाधिक लिंगानुपात बात करेगा तो राज्यों में केरल है, और सबसे कम कौन सा है? हरियाणा है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो आपका पुडुचेरी का है, और सबसे कम लिंगानुपात किसका है? दमन और दीव का है। ठीक है, चलिए इन डेटास को बार बार देखें, आपको याद होता जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनघनत्व के। अब आते हैं हम जनघनत्व के बारे में। तो जनघनत्व की दृष्टि से सबसे अधिक जनघनत्व मैंने पहले बोला है, टॉप पे हमारा कौन है? बिहार, सबसे अधिक जनघनत्व है। सबसे कम जनघनत्व किसका है? तो बोलेंगे सर अरुणाचल प्रदेश का, मात्र 17 है। पूरे देश में सबसे अधिक जनघनत्व किसका है? आपका अरुणाचल प्रदेश का, मात्र 17 है। बिहार वाले बच्चे पक्का याद रखिएगा कि 1106 जो जनघनत्व पूरे भारत में सबसे अधिक राज्यों में वो आपका किसका है? आपका सर्वाधिक, तो सिंपली बोलेंगे सर बिहार का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब केंद्र शासित राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? तो वही प्यारा दिल्ली। देखिए कितना ज्यादा आगे है। केंद्र शासित राज्यों में सबसे अधिक जो जनघनत्व है वो आपका दिल्ली का है, और सबसे कम जो जनघनत्व है ये आप सबको पता ही होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा आपका है? जो आपका अंडमान निकोबार है, आपने पढ़ा ही होगा कि वहाँ पे स्टैनलीज बहुत सी जनजातियाँ हैं। यही एक रीज़न है, एरिया बड़ा है, कि वहाँ पे सबसे कम आपका जनघनत्व है, और सबसे अधिक प्यारी दिल्ली राजधानी है तो वहाँ होगा ही। ठीक है, चलिए और देखेंगे हम आगे। तो साक्षरता की दृष्टि से, कि साक्षरता की दृष्टि से सबसे अधिक साक्षर कौन है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें केरला ही हमारा जो टॉप पे है साक्षरता की दृष्टि से। सबसे कम राज्यों में बात कर रहा हूँ मैं, राज्यों में सबसे कम की जब बात की जाएगी तो सिंपली बिहार है, जिसकी साक्षरता दर सबसे कम मापी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सर्वाधिक साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेशों में। ये राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो सर्वाधिक साक्षरता है वो आपकी लक्षद्वीप की है। किसकी? जो लक्षद्वीप है इसकी साक्षरता सर्वाधिक मानी जाती है, मतलब नापी गई है। और जब सबसे कम साक्षरता की बात करेगा तो आप दादर एवं नगर हवेली पे आ जाएंगे। कहाँ पे? जो दादर एवं नगर हवेली है इसकी साक्षरता दर है वो क्या है? सबसे कम है। ठीक है, चलिए और डेटा देखेंगे हम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हम कि राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर, कि राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक जन्म दर किस राज्य की है? तो वही सबसे पहला हमारा क्या है? आपका बिहार। इस समय का डेटा है 2020 का, कि सबसे अधिक जो जन्म दर है वो आपका बिहार का माना जाता है। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है, और उसके बाद हमारा क्या है? मध्य प्रदेश। जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं वहाँ पे आपको पता होगा जन्म दर ज़्यादा ही होती है। सबसे अधिक आपका बिहार, फिर दूसरा हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, और थर्ड पे हमारा क्या आ जाता है? मध्य प्रदेश आ जाता है जन्म दर के मामले में।
नेक्स्ट बात करेंगे हम राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम जल दर। हम किसकी बात कर रहे हैं कि सबसे अधिक तो देख लिया आपने बिहार में था, जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे न्यूनतम जो जल दर होगी वो किसकी आपकी है, गोवा की है, फिर नागालैंड की है, फिर त्रिपुरा की। याद रखिएगा, डेटा बहुत फिक्स है ये। जो सबसे राष्ट्रीय स्तर पर सबसे न्यूनतम जो दर है, ठीक है, जन्म दर की बात कर रहा हूँ मैं, जन्म दर, वो कौन सा डेटा आपको 2020 का डेटा है, 11 मत समझिएगा, ये न्यूनतम डेटा है। तो इस आधार पर कहेंगे आप सर गोवा है, फिर आपका नागालैंड है और फिर आपका त्रिपुरा है। नेक्स्ट बात करेंगे आप शिशु मृत्यु दर वाले कि सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है। तो ये भी आपका बेटा जो डेटा है आपका 2020 का है। इस आधार पे अभी भी जो सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर है 2011 की जनगणना के आधार पे भी यही था, और इसमें भी हमारा क्या है, जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे सबसे अधिक है 43, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है 38, और फिर आपका असम उड़ीसा आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हम शिशु मृत्यु दर वाले 2020 का डेटा है ये। शिशु मृत्यु दर में सबसे न्यूनतम कौन है, न्यूनतम, तो याद रखिएगा आपका मिजोरम, नागालैंड और गोवा या सिक्किम। मिजोरम में क्यों होता है, क्योंकि थोड़े लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षरता ठीक ठाक है। इसके साथ साथ जब वहाँ पर जनसंख्या कम है, जो बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो शिशु मृत्यु दर है वो कम है। तो याद रखिएगा सबसे कम जो शिशु मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो शिशु मृत्यु दर है न्यूनतम वो आपका क्या है, वो आपका मिजोरम है, नागालैंड है, फिर आपका गोवा है। नेक्स्ट डेटा हमारा है जनसंख्या के सिद्धांत। तो आपको पता होगा जनसंख्या के अलग अलग सिद्धांत है जिसपे हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये टॉपिक आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इन पॉइंट्स को लिख के आपको, क्योंकि पता होगा पूरी दुनिया जो है वो संसाधनों पर टिकी रहती है, संसाधनों के विकास पे, और सभी जहाँ पे संसाधन ज़्यादा होंगे वहाँ विकास ज़्यादा होगा, और सारे जो लूट मची हुई संसाधनों की मची हुई है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम। तो याद रखिएगा प्राकृतिक आधार पर जो जनसंख्या सिद्धांत है वो सबसे पहले इसका प्रतिपादक कौन था, माल्थस, क्योंकि बहुत बार कुछ याद रखिएगा कि प्राकृतिक आधार पर जनसंख्या सिद्धांत आपका सबसे प्रथम माल्थस ने दिया था। ठीक है, और ये जो साइंटिस्ट है कुछ आपके WS थॉमसन, HF डब्ल्यू और नॉन्स्टीन द्वारा, इन्होंने आपका जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत दिया था। कौन सा आपका, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत बोलेंगे तो इन वैज्ञानिकों का नाम देंगे, और जब पूछेगा प्राकृतिक जनसंख्या चरण का सिद्धांत तो आप बोलेंगे सर वो आपको माल्थस ने दिया था। ठीक है, इसमें आपकी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, प्रथम अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था। तो देखिए प्रथम अवस्था में क्या होगा भाई, जन्म दर ज्यादा होगी, मृत्यु दर दोनों ही उच्च स्थान होगी, उसको प्रथम अवस्था कहते हैं। ये मिलनी आपके विकासशील देशों में मिलती है, सॉरी अल्प विकसित देशों में। दूसरी अवस्था क्या है, इसमें जन्म दर उच्च होगी और मृत्यु दर कम होगी। थर्ड अवस्था क्या है, तो इसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों ही प्रशंसनीय कमी आएगी, मतलब जन्म दर भी घटेगी और मृत्यु दर भी घटेगी। तो भारत जो है वो आपका तीसरी अवस्था में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चतुर्थ अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ही बहुत कमी पाई जाती है। जैसे जो हाईली डेवलप कंट्रीज हैं, जिसमें आपका सिंगापुर कह सकते हैं कि जर्मनी है, जापान है, वो मिलते हैं। जब पांचवी अवस्था है इसमें ऋणात्मक वृद्धि, मतलब दोनों ही घटना स्टार्ट कर देगा, उसे कहेंगे हमारी पांचवी अवस्था है, जो कि मेनली आपका फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम वगैरह मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे कि राज्यों में 60+ जनसंख्या, जैसे बात करें कि भाई 60+ जनसंख्या किन राज्यों में ज़्यादा है, तो सबसे पहले आप टॉप पे केरला आ जाएगा, फिर गोवा आ जाएगा, फिर आपका तमिलनाडु। मतलब सबसे अधिक जो वृद्ध लोग हैं 60+ जनसंख्या वाले वो आपको केरला में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा है। जब सुविधाएं ज़्यादा है तो लोग लॉन्ग टाइम तक जिंदा भी रहते हैं, मतलब उनकी कह सकते हैं कि जो मरने की जो क्षमता है या मरने की जो कैपेसिटी कह सकते हैं या जल्दी मरने की क्षमता है, क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो दवाइयाँ को आप प्रॉपर सेवन कर लेते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं। यही एक रीज़न है कि उनकी जो औसत आयु है 60+ वाली वो ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम कि न्यूनतम 60+ जनसंख्या किस राज्य की है, तो वही चले आएंगे सीधे अरुणाचल प्रदेश में। कितनी आपकी, अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम 60+ जनसंख्या है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मेघालय है, फिर आपका नागालैंड। अधिकतम पूछेगा तो आप बताएंगे केरल, न्यूनतम पूछेगा तो सिर्फ बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट बात करेंगे हमारा लिंगानुपात। तो देखिए लिंगानुपात, चूंकि सेक्स रेशियो जो है वो हमेशा से हमारा एक ज्वलंत मुद्दा रहा है, आज भी ज्वलंत मुद्दा है। तो देखिए जब सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा डेटा देख ले, 2001 में हमारा कितना था, तो 2001 में देखिए पहले लिंगानुपात ज़्यादा था, धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो गया है और फिर से बढ़ेगा। तो देखिए 2001 में लिंगानुपात कितना था, तो 972 था। ठीक है, 972। आज हमारा लिंगानुपात कितना है, तो सिंपली आप बोलेंगे 943। डेटा याद रखिएगा कि धीमे धीमे क्रमिक विकास हुआ है किसमें, लिंगानुपात में। जैसे कि 1901 में, 972, 1911 में, देखिए यहाँ से घटना स्टार्ट हुआ, घटते घटते कहाँ तक आया है। फिर अब बढ़ना कब से स्टार्ट हुआ है, तो बोलेंगे सर जब आपके दूसरी शताब्दी आई है, इसके बाद 2001 के बाद धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ है।
और मुझे लगता है 2000 जब भी जनगणना होगी तो उसमें काफ़ी निकलेगा, तो याद रखिएगा 2001 की जनगणना के आधार पे 943 कितना हमारा है 943 है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि लिंगानुपात वाले राज्य, तो सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, हमेशा से याद करते हैं आप, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो जो साउथ के राज्य हैं चूंकि वहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, यही एक रीज़न है कि वहाँ पे जो लिंगानुपात है वो आपका 1000 से भी ऊपर है। तो ठीक है, टॉप पे हमारा क्या है केरला, दूसरे पे आपका तमिलनाडु और तीसरे पे आपका आंध्र प्रदेश, ये क्रम याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम न्यूनतम जनसंख्या वालों की, तो सबसे टॉप पे हमारा वही पुराना हरियाणा, जम्मू कश्मीर चूँकि अब टूट गया है, अब इसकी बात तो नहीं कर सकते, बट चूंकि जनगणना के समय ये आपका था, जुड़ा हुआ था, और सिक्किम है। नेक्स्ट बात करेंगे आप कि लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश, जब लिंगानुपात वाले हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो टॉप पे हमारा पुडुचेरी है। कौन सा आपका पुडुचेरी, उसके बाद लक्षद्वीप और फिर आपका अंडमान। ठीक है, सर्वाधिक जो लिंगानुपात की बात करेंगे हम केंद्र शासित राज्यों में, तो सबसे अधिक कहाँ है पुडुचेरी में, फिर आपका लक्षद्वीप में, और थर्ड पे आपका क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी तरह जब बात करेंगे हम न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों की, न्यूनतम की बात कर रहा हूँ मैं, और वो भी क्या केंद्र शासित प्रदेश, तो याद रखिएगा आपका दमन दीव, फिर आपका दादरा नगर हवेली और आपका चंडीगढ़। अब आप ये मत कहिए सर ये तो मिल चुके हैं, मतलब इनका नाम छोटा हो चुका है, बट चूंकि जनगणना 2011 के आधार पर हम बोल रहे हैं तो उसमें यही डेटा था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका कि लिंगानुपात वाले जिले, कि किन जिलों में लिंगानुपात सर्वाधिक है। जिलों की, राज्य जिला के जिलों की बात कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा माहे जिला जो कि आपका पुडुचेरी का है, माहे जिला जो कि पुडुचेरी का है, इस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। सेकंड पोजीशन पे आपका अल्मोड़ा है उत्तराखंड का, यहाँ पे आपका सेकंड पोजीशन पे है। जब जिलों में पूछेगा कि किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो पहला बताएंगे सर माहे जिला जो कि पुडुचेरी का है, दूसरा स्थान आपका अल्मोड़ा जो कि उत्तराखंड का है। यही डेटा की बात करेंगे हम। न्यूनतम जिले, मतलब आपका लिंगानुपात और न्यूनतम जिले कौन से हैं, तो पहला आपका दमन आ जाएगा और दूसरा लेह। ठीक है, लेह जो कि लद्दाख का पार्ट बन चुका है अब, और दमन, दोनों को याद रखेंगे, दोनों कह सकते हैं केंद्र शासित है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि जनगणना के आधार पर साक्षरता, हम साक्षरता की बात कर रहे थे, जनगणना हो गया है, अब जनगणना में हम साक्षरता में, क्योंकि क्वेश्चन पीसेस में आ चुके हैं इसलिए इनको बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा। तो देखिए जनगणना के आधार पर सर्वाधिक साक्षर जिला, सर्वाधिक साक्षर जिला पूरे भारत में कौन सा था, क्या बोलेंगे आप सरचिप। कौन सा जिला आपका सरचिप जिला जो कि आपका मिजोरम है, और दूसरा हमारा कौन सा है अजाइवल जो कि क्या है आपका, दोनों ही आपके मिजोरम में है। सर्वाधिक साक्षरता दर की बात कर रहा हूँ मैं, किन जिलों में है, तो सरचिप और अजाइवल दोनों जिलों को याद रखिएगा। जब बात करेगा आपका न्यूनतम साक्षरता, ठीक है, न्यूनतम साक्षरता वाले तो अलीराजपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, और आपका बीजापुर जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है। दो ऐसे जिले हैं जहां पे आपकी न्यूनतम साक्षरता दर है, जिलों में देख रहे हैं हम। ठीक है, चलिए अब देख लीजिएगा यहाँ पे कि साक्षरता दर में क्या चेंज आया है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, ये पुरुषों की साक्षरता है, और ये आपकी महिला, ये सॉरी व्यक्ति है, ये पुरुष है, ये महिला है, ये स्त्री है। ठीक है, तो देखिए 2001 में जनगणना क्या थी, इसमें जो व्यक्ति की जनसंख्या है, जनगणना आई मीन साक्षरता है, तो व्यक्तियों में जो साक्षरता का दर है हमारा पूरे भारत की औसत, ये आपका क्या है 73%, रट्टा मार लीजिएगा। इसमें पुरुषों की जो है, आपने डेटा पहले भी देखा था 80.90, महिलाओं की क्या है 64.6, क्या आपका है 64.6। थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे डेटा पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि इस डेटा से कोई मतलब नहीं है, अगर आपको अंतर देखना तो देख सकते हैं। इसमें हमारी जो साक्षरता दर है वो 73% है, और उसमें पुरुषों की कितनी है 80.9%, महिलाओं की 64.6%। अब आ जाते हैं हम आपका साक्षरता दर वाले राज्य, एक तरफ आपका शीर्ष राज्य है और एक तरफ न्यूनतम है। तो शीर्ष राज्य कौन सा आपका केरल, मिजोरम, गोवा। टॉप के जो राज्य की बात की जाएगी, किन राज्यों की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो सिंपली आप पहले केरल को लेके आइएगा। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है मिजोरम, तीसरा गोवा, और चौथा पर क्या है त्रिपुरा। इसको हमको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जब आपका न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों की, तो इसमें टॉप पे आपका बिहार आ जाएगा, बिहार टॉप पे है। ठीक है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका राजस्थान, फिर झारखंड, ये क्रम आप याद रखिएगा। ये न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं। टॉप पे केरल है और बिल्कुल बॉटम पे हमारा बिहार है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हम कि अब हम बात करते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, अगर दोनों को मिला दिया जाए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला दिया जाए, क्वेश्चन अगर मर्ज करके पूछा जाए, तब आप क्या बताएंगे, तो सर जो शीर्ष पे राज्य है वो हमारा केरल हो जाएगा और दूसरे पे हमारा लक्षद्वीप हो जाएगा। इसको कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगर आपसे यही पूछेगा
कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक किसकी है, तो सिंपली आप लक्षद्वीप बताएंगे। और जब आपका पूछे राज्यों में क्या है, तो केरल बताएंगे। बट जब क्रम से पूछेगा कि टॉप पे कौन है, तो केरल के बाद लक्षद्वीप, फिर आप मूव करते जाएंगे। जब न्यूनतम की बात करेंगे तो पहले आपका बिहार है, दूसरे पे है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका आंध्र प्रदेश, फिर आपका मेघालय। ये वो राज्य हैं जिनमें न्यूनतम साक्षरता दर पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे आपका कि स्त्री साक्षरता वाले, साक्षरता देखा आपने, अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम स्त्री साक्षरता देख रहे हैं। ये हमारा पुरुष साक्षरता दर का था, इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने साक्षरता दर देख ली थी। अब हम यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर हमने देखी थी, ठीक है। अब आते हैं महिलाओं की साक्षरता दर में। तो महिलाओं की साक्षरता दर में टॉप पे आपका केरल है, वही, फिर मिजोरम, लक्षद्वीप पड़ गया यहाँ पे। पुरुषों में लक्षद्वीप था, महिलाओं में आपका क्या, मिजोरम, फिर लक्षद्वीप, फिर गोवा। जब बात करेंगे न्यूनतम साक्षरता दर की महिलाओं में, तो टॉप पे आपका बिहार आ जाएगा, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर आपका जम्मू कश्मीर। डेटा आपको याद करना पड़ेगा, बार बार देखने से आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश। अब जब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो टॉप पे आपका लक्षद्वीप है, फिर आपका दमन दीव है। आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से याद भी कर सकते हैं इनको, ठीक है। और जब न्यूनतम की बात करेंगे तो आपका दादर एवं नगर हवेली है, फिर आपका पुडुचेरी है। ये आपका बॉटम से और ये आपके टॉप से, इन दोनों को आपको याद करना जरूरी है। चलिए अब आते हैं जनघनत्व पे। अभी हमने जो देखा जनसंख्या देखा, हम जनघनत्व पे आते हैं। तो आपको पता है टॉप पे जनघनत्व कौन सा है, सब डेटा बार बार रिवाइज होगा, बट आपको याद हो जाना चाहिए। बिहार को लेके आएंगे हम। चलिए जनघनत्व से तात्पर्य क्या है, तो धरातल के अनुपात में, कि भाई जो एरिया है हमारा उसके अनुपात में प्रति वर्ग किलोमीटर पे क्या चल रहा है हमारा, उसी को क्या कहते हैं, जनघनत्व कहते हैं। देखिए अब 2011 की जनगणना के आधार पे जो भारत का जनघनत्व कितना आपका 382 है। ये डेटा आपको शायद अच्छी तरह याद हो गया होगा, ठीक। चलिए आते हैं और हम देखते हैं, एक तरफ आपका पूरी डेटा दिया गया है कि कब किस में क्या जनघनत्व था, और इस समय देखिए 1901 की बात करते हैं तो उसमें जनघनत्व हमने 77 मेजर किया था। आज जो है 2011 की बात कर रहे हैं तो उसमें जनघनत्व कितना है आपका, तो कहेंगे सर 382 है। और पूछा जाए कि सर जो विभाजक वर्ष बोल रहे थे हम, आई मीन 61 से लेके 71 के बीच में, चूँकि बहुत ज़्यादा बढ़ा था, 71 से लेके 61 से लेके 71 के बीच में जो प्रतिशत वृद्धि थी, ये तो ठीक है। प्रतिशत वृद्धि का मतलब कि सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि किस में हुई थी, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है वो आपकी 61 से लेके आई मीन 1961 से लेके 1971 के बीच में सर्वाधिक हुई। कितनी हुई आपकी 24.6%, इसको याद रखिएगा। इस समय जो 10 की वृद्धि है कितनी हमारी है 17.5%। ये डेटा भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 की वृद्धि कितनी हुई है किसके बीच में आपका, तो सिंपली बोलेंगे कि सर 2001 से 2011 के बीच में 10 की वृद्धि 17.5 है। नेक्स्ट देखते हैं हम जनघनत्व के आंकड़ों को देखते हैं। तो शीर्ष पे हमारा वही बिहार है, फिर आपका पश्चिम बंगाल है, फिर आपका केरल है, फिर उत्तर प्रदेश है। चार टॉप की बात की जाएगी तो सबसे अधिक हमारा क्या है, बिहार, फिर केरल, सॉरी पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करेंगे हम अब आपका न्यूनतम, कि न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। तो सबसे पहले वही चलेंगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम 17, फिर आपका मिजोरम, फिर आपका सिक्किम, और फिर आपका लास्ट में नागालैंड है। इसको देखिए, इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सबसे कम जो न्यूनतम जो जनघनत्व है, एरिया बड़ा है जनसंख्या कम है, वो हमारा क्या हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका सर्वाधिक जनघनत्व की। तो जब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूछेगा, क्योंकि दिल्ली था तो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेगा, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश में आपका क्या आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, फिर आपका चंडीगढ़ आ जाएगा, पुडुचेरी। ये तो आप कोरिलेट ही कर रहे होंगे कि भाई सबसे अधिक डेवलप आपका क्या है, तो दिल्ली है, फिर आपका चंडीगढ़ है। नेक्स्ट बात करेंगे हम तो न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, कि जिन राज्यों आई मीन केंद्र शासित राज्यों की जनघनत्व सबसे कम है। तो इसमें टॉप पे आपका क्या आ जाएगा, अंडमान निकोबार, जो आपने कोरिलेट कर ही लिया होगा, फिर आपका दादर नगर हवेली, फिर आपका लक्षद्वीप, ठीक है। सोचिए लक्षद्वीप में भले कम है बट ये हमारे केंद्रीय स्रोत से बहुत ज़्यादा है, जो 382 मिलाएंगे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। पूछा जाता है कि जिलों की बात कर रहा है, किस जिले में सर्वाधिक जनघनत्व है। जनघनत्व है ये, जनसंख्या नहीं है। जनसंख्या में ठाणे था, ये जनघनत्व है। तो जो सर्वाधिक जनघनत्व है वो आपका उत्तर पूर्वी दिल्ली है, जो कि जिला है, इसकी जनघनत्व सबसे अधिक है। सोचिए कितनी ज़्यादा है, ठीक है। और सोचिए जो राज्यों, अगर इसकी हम बात करें अरुणाचल प्रदेश से राज्य से, तो भी कितना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें चेन्नई की। दूसरा जिला हमारा जनघनत्व क्या है,
चेन्नई है, इसका कितना है, इतना। ठीक है, तो जब पूछा जाएगा किन जिलों के सर्वाधिक है, तो जिलों में क्या बोलेंगे आप, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनगणना सबसे अधिक है, और उससे कम सेकंड पोजीशन पे आपका चेन्नई आता है। ठीक है, तो दोनों आपके मेट्रोपॉलिटन स्टेट जिले कह सकते हैं इनको। नेक्स्ट बात करेंगे कि किस जिले की, जिलों में देख रहे हैं, किस जिले में सबसे कम जनघनत्व है, तो क्या बोलेंगे, दिबांग। मात्र एक ही है यहाँ का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किस जिले में सबसे कम जनघनत्व है, तो सिंपली क्या बोलेंगे आप, सर दिबांग ऐसा जिला है जिसका जनघनत्व सबसे कम है, 1 है। चलिए अब आते हैं हम अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जनगणना पे। चलिए देखिए, आपको पता होगा जो अनुसूचित जाति जनगणना है 2011 के आधार पर बता रहा हूँ मैं, तो भारत सरकार अधिनियम, जो भारत सरकार अधिनियम है उसमें अनुसूचित जाति का जो सबसे पहले वर्णन हुआ था, पता ही होगा, 1935 में किया गया था। किससे, अनुसूचित वर्ड है वो 1935 का जो अधिनियम है उसी में जोड़ा गया था। अब आते हैं, आपको पता होगा जो अनुच्छेद 341 है उसी के आधार पर हम अनुसूचित जाति शब्द का उल्लेख किया था मॉडर्न संविधान में जो आज चल रहा है। ठीक है, और भारत की जो कुल आबादी है इसका 20.13%, भारत की कुल आबादी का 20.1% जो है वो आपका क्या है, वो आपका अनुसूचित जाति होती है। जनजाति में जाति की बात कर रहा हूँ, और इनमें जो 10 की वृद्धि सर्वाधिक है, देखिए इनकी जनसंख्या भी कितनी है, इसके अकॉर्डिंग जनसंख्या का प्रतिशत इनका कितना है, 20.13, और इनमें जो वृद्धि हुई है वो भी कितनी हमारी 20.8% है। इनमें लिंगानुपात अच्छा है, मतलब 945 कह सकते हैं, कितना आपका 945, और हमारा पूरे देश का कितना आपका 943, मतलब कि पूरे देश से तो ठीक ही है। आइए अब बात करते हैं शीर्ष अनुसूचित जनसंख्या वाले जिले कि कौन से राज्य हैं जिनमें अनुसूचित जनसंख्या सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक कहाँ है आपका, यूपी में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर आपका बिहार में। तो आप याद रखिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में है, उससे कम पश्चिम बंगाल में, और उससे कम कहाँ हमारा है, तो बिहार में है। अनुसूचित जनसंख्या आई मीन एसटी बोलते हैं, एससी बोलते हैं, एससी जनसंख्या की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि आप परसेंटेज के बेस पे, क्योंकि प्रतिशत पूछा जाता है, जनसंख्या तो आपने बता दिया कि सर प्रतिशत के आधार पे सबसे अधिक, मतलब पूरी जनसंख्या में जो सबसे अधिक जो आपका शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति है, वो कहाँ पे है। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक जो है प्रतिशत के आधार पे आपका पंजाब में है, फिर आपका हिमाचल प्रदेश में है, फिर आपका पश्चिम बंगाल में है। अनुसूचित जाति कितना है, तो आपका सबसे अधिक आपका 31.9 कहाँ है, पंजाब में है। इसको याद रखेंगे आप। प्रतिशत में और जनसंख्या दोनों में अंतर है। जनसंख्या की बात करेंगे तो आप यूपी को लाएंगे, यूपी, बंगाल, फिर बिहार, बट जब परसेंटेज की बात करेंगे पूरी जनसंख्या में कितना प्रतिशत है, तो उसमें आप सीधे किसको लेके आएंगे, आप पंजाब को लाएंगे। आइए नेक्स्ट बात करेंगे हम न्यूनतम अनुसूचित जाति कि न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे आपका, तो सर मिजोरम है। क्या आपका मिजोरम, फिर नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे हैं जहाँ पे आपकी न्यूनतम अनुसूचित जाति है, क्योंकि यहाँ पे अनुसूचित जनजातियाँ ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे न्यूनतम क्या है, अनुसूचित जाति। इसके साथ याद रखिएगा कि प्रतिशत का भी यही है, जब पूछेगा हमसे न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता, प्रतिशतता का है तो भी यही है, जनसंख्या का है तो भी यही है, यही सेम डेटा आप लेके आएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं हम अनुसूचित जनजाति में। हमने जाति देखा, अब अनुसूचित जनजाति में आते हैं जिसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं। देखिए जब शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के आधार पर इनकी जनसंख्या ठीक उनकी आधी, उनकी 20 करोड़ है, इनकी कितनी है, 10 करोड़ के आसपास है। ठीक है, मतलब पूरी जनसंख्या में इनका जो प्रतिशत है वो कितना आपका है, 8.6% है। कितना आपका है, 8.6% इनकी भागीदारी है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात, इनमें लिंगानुपात सर्वाधिक है। ठीक है, कह सकते हैं, कहा जाएगा कि सर अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। क्वेश्चन यहीं से पूछा जब इसका दिमाग कहीं ना जाए, तो याद रखिएगा अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात जो आपका किसका है, गोवा राज्य का। किसका, गोवा राज्य का। और सबसे कम कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर का है। राज्यों की बात कर रहे हैं, 2011 का डेटा है, तो ये मत कहिएगा सर अब इसको राज्य नहीं, उसमें राज्य था ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि इनमें लिंगानुपात, तो देखिए हमारे पूरे देश का लिंगानुपात क्या है आपका, तो 943 है। ठीक है, बट इंडियन में लिंगानुपात कितना अच्छा चल रहा है, तो 990, मतलब बहुत ही अच्छा लिंगानुपात इनमें आपको मिल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आप कि कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे अनुसूचित ऐसे राज्य हैं जहाँ अनुसूचित जाति है ही नहीं। इनको देख लीजिएगा, आपका पंजाब, चंडीगढ़, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पुदुचेरी, इनमें अनुसूचित आबादी नहीं है, मतलब कोई नोटिफाई इनकी अनुसूचित जनजाति नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पुदुचेरी, ये तो तीनों एक ही है, समझ जाएंगे आप, क्योंकि तीनों की कैपिटल भी, मतलब हरियाणा की भी है, पंजाब की भी है, तीनों है,
दिल्ली है, पुडुचेरी है, यहाँ पे कोई भी आपकी अनुसूचित जनजाति नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक इसका उल्टा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनमें कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। जो थोड़ा डेवलप है वहाँ जनजाति नहीं है, और जो थोड़े पिछड़े हैं, सेवन सिस्टर्स स्टेट की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे कोई भी अनुसूचित क्या है, तो जाति नहीं है, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है, और यहाँ पे क्या है, जनजाति नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि जो शीर्ष आपके ऐसे कौन से हैं, ठीक है। आपके शीर्ष अनुसूचित जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेगा तो याद रखिएगा, जो सबसे अधिक जो परसेंटेज है शीर्ष अनुसूचित जनजाति की संख्या, मतलब किस राज्यों में अधिक है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की बात करें, जब अनुसूचित जाति की बात करें तो वहाँ तो यूपी लेके आएंगे, जब जनजाति की बात करेगा तो टॉप पे आपका क्या है, मध्य प्रदेश, दूसरे पे आपका हरियाणा, तीसरे पे ओडिशा, चौथे पे आपका राजस्थान, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो सिंपली आप बोलेंगे सर एमपी में है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र में, फिर ओडिशा, फिर आपका राजस्थान। अब आइए, अब बात करते हैं हम शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशतता के फॉर्म में। अब प्रतिशतता पे हम आते हैं, अभी हमने जनसंख्या देखी, प्रतिशतता की बात करेंगे, और किसमें, तो केंद्र और राज्य दोनों को मिला के, केंद्र और राज्य दोनों को मिला के डेटा हम निकालेंगे, तो हमारा क्या आएगा, टॉप पे लक्षद्वीप आ जाएगा, सबसे अधिक इसमें अनुसूचित जनजाति यहाँ पाई जाती है, दूसरे पे हमारा मिजोरम है। ये दोनों का डेटा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दोनों को मिला दिया जाएगा आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो आप सिंपली कहाँ चलेंगे, लक्षद्वीप पे चलेंगे। और जब पूछा जाए किस राज्य में सर्वाधिक है अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता, मतलब परसेंटेज, तो क्या बोलेंगे आप, मिजोरम बोलेंगे। राज्य पूछेगा तो आप मिजोरम बताएंगे, जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्रम पूछेगा तो आपका लक्षद्वीप आ जाएगा। ठीक उल्टा, जब पूछेगा जनसंख्या के फॉर्म में सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या कहाँ है अनुसूचित जनजाति की, तो फिर आप इससे पहले वाली स्लाइड आप एमपी में जाएंगे, फिर आप महाराष्ट्र में जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं कि दिव्यांग जनसंख्या, कि दिव्यांगों की जनसंख्या के आधार पर क्या चल रहा है। तो याद रखिएगा, दिव्यांगों की जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक जो दिव्यांग है वो आपका यूपी में है, और देश में जो सर्वाधिक दिव्यांग पाए जाते हैं उसमें जो दृष्टि दिव्यांग है, कौन सा आपका दृष्टि विकलांग, मतलब जो नहीं देख पाते हैं, उनकी संख्या सर्वाधिक है। ये डेटा याद रखिएगा। अब आते हैं हम आपका धार्मिक जनगणना, कि धर्म के आधार पर जनगणना का क्या सिनेरियो चल रहा है। देखिए धार्मिक जनगणना में तो याद रखिएगा सबसे अधिक आपका हिंदू है इस देश में, पता ही है आपको, ठीक है। इनमें जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो कह सकते हैं कैसा 79.8% हिंदू है। दूसरे पोजीशन पे आपका मुस्लिम आते हैं, तीसरे पे आपका सिख आ जाते, ईसाई आ जाते हैं, चौथे पे आपके सिख आ जाते हैं, पांचवें पे बौद्ध, और छठवें पे आपके जैन आ जाते हैं। इनका परसेंट आप देख लीजिएगा और देखेंगे इनमें लिंगानुपात क्या है। देखिए जब बात करेंगे आप हिंदू लोगों की, तो हिंदू में लिंगानुपात कितना है आपका 339 है, मुस्लिमों में आपका 351 है, आपका ईसाइयों में, जो कि केरला से कोरिलेट करेंगे, ईसाइयों में आप लिंगानुपात सबसे अधिक है 1023 है, फिर आपका 903 आपका सिख लोगों में है, फिर आपका जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है इसमें आपका 965 है, और जैन धर्म में आपका 954 है। जो सबसे कम दशकीय वृद्धि है, आप देखते हैं जनसंख्या परसेंट हो गया, जो दशकीय वृद्धि है वो सबसे अधिक आपका मुस्लिम लोगों में है, और जो सबसे कम दशकीय वृद्धि है धार्मिक आधार पर वो आपके जैन धर्म है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि है वो आपका मुस्लिम धर्म में है, और सबसे कम जो दशकीय वृद्धि है वो आपके जैन धर्म में है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि धर्म की आपका धार्मिक साक्षरता, कि सबसे अधिक कौन से धर्म के लोग साक्षर होते हैं। ऑब्वियसली बात, जो सबसे कम होंगे वही ज़्यादा होंगे, तो टॉप पे आपका जैन आ जाएंगे, फिर आपका ईसाई, फिर बौद्ध, मतलब धर्म के आधार पर सबसे कम जो पढ़े लिखे हैं वो आपके मुस्लिम धर्म के हो जाएंगे, और सर्वाधिक जो साक्षर लोग हैं वो आपके जैन धर्म के हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आप कि शीर्ष हिंदू जनसंख्या वाले, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है मैंने सारा कोरिलेट किया, शीर्ष हिंदू जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। तो शीर्ष हिंदू जनसंख्या वाला राज्य आपका पहला क्या है, हिमाचल प्रदेश है, डेटा याद रखिएगा। सर्वाधिक क्या है, हिमाचल प्रदेश है, फिर आपका उड़ीसा आ जाता है, थर्ड पे आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है, और चौथे पे आपका मध्य प्रदेश आ जाता है, जहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो सर्वाधिक में पहला कहाँ स्थान है आपका, हिमाचल प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, न्यूनतम की बात करेंगे कि न्यूनतम हिंदू जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, राज्यों की बात करेंगे, तो टॉप पे देखिए ये राज्यों की बात की जा रही है। ठीक है, तो टॉप पे आपका क्या आ जाएगा, दादर नगर हवेली आ जाएगी, दमन दीव आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। ये तीन ऐसे राज्य हैं जहाँ पे क्या आपका न्यूनतम क्या आपका है, यहाँ पे आपका कह सकते हैं कि हिंदू जनसंख्या क्या है आपका न्यूनतम है संघ शासित राज्यों में, सॉरी
उल्टा बोल दिया मैंने, शीर्ष जनसंख्या की बात करेगा, ठीक है, शीर्ष क्योंकि न्यूनतम तो फिर आपको आप जाना पड़ेगा उधर, ठीक है। जब शीर्ष जनसंख्या की बात करेगा तो दादरा नगर हवेली, दमन दीव और दिल्ली 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट थोड़ा और आगे चलेंगे हम, तो बात करेंगे हम न्यूनतम हिंदू। तो न्यूनतम हिंदू जनसंख्या आपका मिजोरम है, फिर आपका लक्षद्वीप है, फिर आपका नागालैंड है, फिर आपका मेघालय है। जब पूछेगा आपसे कि केंद्र शासित प्रदेशों में, क्योंकि दोनों मिला के आपका कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे न्यूनतम कम है, तो आप लक्षद्वीप बताएंगे। राज्यों में पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, मिजोरम बताएंगे। और जब दोनों को मिला के पूछेगा तो फिर मिजोरम के बाद आपका फिर लक्षद्वीप आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम शीर्ष मुस्लिम जनसंख्या की। तो सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ आपका, लक्षद्वीप में है, ठीक है, लक्षद्वीप में। फिर आपका जम्मू कश्मीर में, इसको याद रखिएगा। राज्यों में पूछेगा तो राज्य तो जम्मू कश्मीर आ जाएगा। जब दोनों को मिला के पूछेगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो आप लक्षद्वीप बताएंगे। फिर आपका उड़ीसा असम, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आपका केरल। नेक्स्ट बात करेगा आपका न्यूनतम मुस्लिम जनसंख्या किसमें है, तो सिंपली आप लेके आएंगे आप उसको मिजोरम में। मिजोरम में चूंकि ईसाई ज़्यादा है, तो न्यूनतम जो मुस्लिम जनसंख्या आपका मिजोरम में है, फिर आपका सिक्किम आ जाएगा, फिर आपका पंजाब आ जाएगा। 3 देखेंगे आप, मिजोरम, सिक्किम, पंजाब। न्यूनतम जो मुस्लिम जनसंख्या है उसमें आपका मिजोरम टॉप पे है, फिर आपका सिक्किम है और थर्ड पे आपका पंजाब आ जाएगा। नेक्स्ट आप शीर्ष ईसाई जनसंख्या की बात करेंगे। तो ईसाई जनसंख्या हम सीधे देखते हैं, क्वेश्चन क्या केरला लगाते हैं, या केरला नहीं जाता है। जो शीर्ष ईसाई जनसंख्या उसमें आपका टॉप पे आपका नागालैंड है, फिर आपका मिजोरम है, फिर आपका मेघालय है, फिर आपका मणिपुर है और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये आपके शीर्ष ईसाई जनसंख्या वाले राज्य। मतलब क्वेश्चन कहीं से पूछे आपको पूरा का पूरा डेटा याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप बात करेंगे आप कि न्यूनतम ईसाई जनसंख्या। अधिकतम तो आपने देख लिया है। जब बात करेंगे आप न्यूनतम ईसाई जनसंख्या, अधिकतम आपने देख लिया है, ठीक है। न्यूनतम में बात करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बिहार। न्यूनतम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूनतम ईसाई जनसंख्या है उसमें आपका बिहार आ जाएगा, फिर आपका राजस्थान आ जाएगा, फिर आपका हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश आ जाएगा। जहाँ पे जो आपकी बात करते हैं इनकी जनसंख्या की, तो यहाँ पे क्या होता है न्यूनतम, मतलब न्यूनतम ईसाई जनसंख्या कहाँ आपका बिहार में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे आप कि शीर्ष धार्मिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश किस कहाँ पे आपके शीर्ष धार्मिक है। इसमें सारे धर्मों को मैंने जोड़ दिया एक तरह से, एक तरफ सिख है, एक तरफ बौद्ध, एक तरफ धर्म है। पूछा जाएगा सबसे अधिक सिख कहाँ है, तो आप पहला बोलेंगे आप सर पंजाब में है, सेकंड पे आपका चंडीगढ़ है, थर्ड पे आपका हरियाणा है। सिखों को समझ जाएंगे। बौद्ध धर्म की बात करेंगे राज्यों में, तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है आपकी वो बौद्ध लोगों की कहाँ है, सिक्किम में है, चाइना से कोलेट करेगा सन, ठीक है। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका मिजोरम। यहाँ पे आपकी बौद्ध जनसंख्या राज्यों में सबसे अधिक है। जन्म की बात करेंगे, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र और दिल्ली में लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए कोलेट करिएगा। इनकी जो जनसंख्या है वो आपकी महाराष्ट्र और दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रामीण शहरी जनसंख्या। कोलेट करते हैं ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के आधार पर कौन ज़्यादा डेवलप है। तो देखिए जब ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, सर्वाधिक प्रतिशत की बात नहीं हो रही है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपकी यूपी में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर महाराष्ट्र में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ठीक है। जब बोलेगा आपसे कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक हो गया। जब बात करेगा आपके न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की, तो आप सिक्किम को समझिएगा, सिक्किम, मिजोरम, गोवा और आपका अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे जो ग्रामीण जनसंख्या है वो आपकी न्यूनतम पाई जाती है, इसको कोलेट करिएगा, मतलब न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रतिशत के आधार पे, वो तो ठीक हो गया कि प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक। अब बात करेंगे हम कि ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य की है, तो हिमाचल प्रदेश, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा, याद रखिएगा। जब पूरे पूछेगा आपसे राज्यों में न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य का है, तो सिंपली बोलेंगे सर हिमाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर असम और फिर उड़ीसा। ये आपका राज्यों के आधार पे न्यूनतम अधिकतम आपका प्रतिशतता है किसकी, तो बोलेंगे ग्रामीण प्रतिशतता। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक क्या होगा आपका, तो सिंपली आप बोलेंगे सर आपका हिमाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर असम, फिर उड़ीसा हो जाएगा, ठीक। अब बात करेंगे हम कि न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता, ये अधिकतम है, अधिकतम पूछेगा तो सिंपली बोलेंगे आप सर हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम में मैक्सिमम है। न्यूनतम की बात करेगा तो आपका गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और आपका केरल। मतलब किस राज्य में आपका न्यूनतम प्रतिशतता है, ये प्रतिशतता जनसंख्या प्रतिशतता, तो गोवा बोलेंगे आप। जनसंख्या पूछता तो आप सिक्किम लगाते हैं, ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। और ये हमसे क्या पूछा, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता, तो आपका गोवा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल।
ठीक उल्टा कर देंगे, पूछा जाए कि सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता कहाँ है, नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता, तो आपका ठीक उल्टा ये गोवा हो जाता, फिर मिजोरम इस तरह चलता। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे हम, तो थोड़ा देख लेते हैं कि देश की कुल आबादी का। अब आते हैं बिहार की जनसंख्या के आधार पे, क्योंकि आपको पता है बिहार के लिए हम वीडियो बना रहे हैं स्पेशली ये। तो बिहार में जब बात करेंगे जनसंख्या के आधार पे, तो पूरे देश की बात करें तो देश की कुल आबादी का 8.4% हमारा बिहार में रहता है। और 2001 की जनगणना के आधार पे जो आपका पूरे भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है ये। पहले टॉप पे क्या है, टॉप पे आपका यूपी है, फिर आपका महाराष्ट्र है, थर्ड पोजीशन पे हमारा प्यारा बिहार आ जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो आपका 2.86% हमारा क्षेत्रफल आता है, बिहार लेता पूरे भारत का। और जब बात करेंगे इसका हम कि सर ये आपका क्षेत्रफल के आधार पे, ये तो ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे किस नंबर पे आता है, तो जो जनसंख्या हो रही थी 2001 में 2011 में, उसमें तो 12वें पोजीशन पे था, बट चूंकि तेलंगाना 2014 में बन चुका है, तो फिर आपका क्या है, ये हमारा 13वें पोजीशन पे आ जाता है। आई मीन एरिया वाइज सोचिए, जनसंख्या वाइज थर्ड पे, एरिया वाइज किस पे है आपका 13 पे। ठीक है, ठीक उल्टा कर लीजिएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब हुई थी, सिंपली बोलेंगे सर 2000 में हुई थी, 11 मई 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर बिहार में आपकी जन्म दर कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार वाले याद रखेंगे जो बिहार पीसेस देने जा रहे हैं, कि बिहार में जो जन्म दर है वो आपका 27.7% है, और मृत्यु दर बहुत कम है, तो 6.7% प्रति हजार। मतलब कह सकते हैं कि प्रति हजार में हमारे 27.7% जन्म ले रहे हैं, और मृत्यु दर कितनी है आपकी 6.7%। बिहार में जो शिशु मृत्यु दर 2011 की जनगणना के आधार पर कितनी हमारी, तो 44। अब और कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बढ़ गई हैं, तो 2011 की जनगणना के आधार पे 44 क्या थी हमारी शिशु मृत्यु दर थी। अब बात करेंगे आपके महिलाओं और पुरुषों की औसत आयु क्या है, तो पुरुषों की औसत आयु बोली जाती है 65.5, और महिलाओं की थोड़ी सी ज़्यादा है 66.2 औसत आयु बिहार में मापी जाती है। नेक्स्ट आई थी बिहार की जनगणना को देख लेते हैं, तो आपको पता होगा बिहार में जो जिलों की संख्या है 2011 की जनगणना के आधार पर बोल रहा हूँ मैं, 38 जिले थे। कितने, 38 जिले थे। जनसंख्या लगभग 10 करोड़ बोलते हैं, कितना 10 करोड़, जिसमें पुरुषों की जो जनसंख्या है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो 52.14%, महिलाओं की 47.1% जनसंख्या है। अब कह सकते हैं कि 10 की जनसंख्या वृद्धि, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, तो याद रखिएगा जो 10 की जनसंख्या वृद्धि है कितनी है इसमें 25.6%। राज्यों में तो टॉप पे है, बट जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया जाएगा तो हमारे 6वें स्थान पे पहुंच जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। जनघनत्व की बात करेंगे तो जनघनत्व टॉप पे है, तो 1106 पहले पोजीशन पे है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो बिहार में लिंगानुपात आपका 918 पाया जाता है, पूरे देश में बात करेंगे तो 25वें स्थान पे आ जाएगा। ठीक, और 0 से 6 वर्ग की बात करेंगे तो इसमें 935 पाया जाता है। साक्षरता दर बहुत कम है, तो पता है साक्षरता दर यहाँ सबसे कम पाई जाती है, जो पूरे देश की है 73%, उससे भी कम है, मतलब कह सकते हैं आपका 61.8%। ठीक है, और कह सकते हैं कि पूरे राज्यों को जब किया गया था उसमें ये 35वें स्थान पे था। ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या, पुरुषों की साक्षरता दर आपकी 71.2, और महिलाओं की बहुत ही कम 51.5% है। अब ST/SC जनसंख्या के परसेंट में क्या योगदान है, तो देखिए जो आपके शेड्यूल्ड, ये SC है, सॉरी SC और ST की बात करें, जो शेड्यूल्ड कास्ट है इनकी जनसंख्या परसेंट आपकी 15.9 है, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, जनजातियां हैं, उनकी क्या है 1.3% है। नगरीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर नगरीकरण बहुत ही कम हुआ है। जब पूछा जाए सबसे कम नगरीकरण वालों में, जैसे आपने देखा था कि जनसंख्या के आधार पे, तो हमारा हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक था, थर्ड क्वेश्चन हमारा ये भी था, तो आप कह सकते हैं कि नगरीकरण के आधार पे बहुत ही है, तो 11.3% यहाँ पे केवल नगरीकरण है, मतलब ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ विकास के अवसर बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करेंगे आप कि जनसंख्या वाले जिलों की, तो ये सर्वाधिक जनसंख्या मिलती है, सबसे अधिक जनसंख्या राजधानी यही मिलेगी पटना, फिर आपका पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, फिर आपका मधुबनी। ये वो जिले हैं जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। सबसे कम की बात करेंगे तो शेखपुरा, चूँकि नए जिले थे, शेखपुरा, शिवहर, अरवल और लखीसराय, ये वो जिले हैं जहाँ पे आपकी न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे आप जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि वाले जिले कि जनसंख्या प्रतिशत में वृद्धि कैसे होगी, तो देखिए, तो सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि तो जो आपका पश्चिम बंगाल से चिपका हुआ एरिया है जिसमें आपका मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, ये वो जिले हैं जहाँ पे आपका सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में वृद्धि मिली है। कौन सा आपका
मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब न्यूनतम की बात करेंगे तो थोड़ा डेवलप होगा। आई मीन गोपालगंज, दरभंगा, मुंगेर, रोहतास, ये वो जिले हैं जहाँ पे आपका न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। मतलब न्यूनतम कहाँ मिलेगी, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे आप, गोपालगंज में। इसी तरह जब बात करें लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात में भी गोपालगंज क्या है, टॉप पे, इसको देखेंगे हम। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि जनघनत्व वाले जिले, तो सर्वाधिक जनघनत्व, भले छोटा जिला है, सर्वाधिक जनघनत्व का है शिवहर है, फिर पटना है, दरभंगा है। जनसंख्या जनघनत्व की बात हो रही है तो सर्वाधिक जो जनघनत्व है वो आपका किसका है, आपका शिवहर का, फिर पटना का, फिर आपका दरभंगा का, फिर वैशाली का। जब आप न्यूनतम की बात करेंगे तो जो न्यूनतम आपका जनघनत्व है इसमें आपका कैमूर जिला, जिसका मुख्यालय आपका भभुआ होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। कैमूर, फिर जमुई, फिर बांका, फिर आपका पश्चिमी चंपारण, ये वो जिले हैं जहाँ पे आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिएगा 2001 से 2011 में जब मूव किया हमने तो जनघनत्व में आपका देखिए 211 में कितना था आपका, देखिए कितनी ज़्यादा किया। 2001 से 2011 के बीच में करीब 225 का जनघनत्व वृद्धि हुई है। सोचिए कितनी ज़्यादा हुई है। और जनघनत्व की दृष्टि से जो बिहार है, बिहार देश का और केंद्र शासित प्रदेशों में छठवां पोजीशन है। मैंने आपसे पहले बता दिया, इससे पहले वाले में बताया था। ठीक है, चलिए राज्यों में टॉप पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम साक्षरता वाले जिले। तो जहाँ पे थोड़ी डेवलपमेंट ज़्यादा हो, साक्षरता ज़्यादा होगी, तो साक्षरता में आपका टॉप पे रोहतास है, दूसरे पे पटना है, तीसरे पे आपका भोजपुर है और चौथे पे आपका मुंगेर है। ये वो है जहाँ पे साक्षरता दर सर्वाधिक पाई जाती है। न्यूनतम की देखते हैं तो न्यूनतम में हमारा पूर्णिया जिला, जितने आपके पश्चिम बंगाल सटे हुए होंगे, पूर्णिया, फिर आपका सीतामढ़ी, फिर आपका कटिहार, मधेपुरा, ये वो जिले हैं जहाँ पे आपका न्यूनतम साक्षरता मिलती है। ठीक है, और रोहतासी, बिहार का केवल रोहतास जिला ही ऐसा जिला है जहाँ पे औसत आयु, मतलब आपको पता होगा ना कि भारत का औसत साक्षरता दर कितनी है, तो 73 है। तो केवल यही एक ऐसा जिला है जो कि आपका भारत से क्या है, आगे है, पूरे भारत से आगे है। मात्र रोहतास ऐसा जिला है, इसलिए इसको याद रखिए। करीब 73 पॉइंट समथिंग होता है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे तो महिला साक्षरता दर की। तो सर महिला साक्षरता दर में टॉप पे क्या है, वही रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद, ये महिला साक्षरता दर में टॉप पे है। और न्यूनतम साक्षरता दर में आपका सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, ये वो जिले हैं जहाँ पे आपके न्यूनतम साक्षरता दर पाई जाती है। अब पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, रोहतास सब में टॉप पे है। तो रोहतास, भोजपुर, बक्सर, सिवान, ये वो जिले हैं जहाँ पे सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर पाई जाती है। इसको आप याद रखेंगे। न्यूनतम की बात करेंगे फिर से वही पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर, ये वो जिले हैं जहाँ पे आपके न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पाई जाती है। नेक्स्ट अब बात करेंगे आप लिंगानुपात कि सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है। मैं थोड़ा पहले बोला था कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है, जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होंगे, तो लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ है, गोपालगंज में, फिर सिवान में, फिर सारण में, फिर किशनगंज में। यहाँ पे लिंगानुपात क्या है, बहुत ही अच्छा है। न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ मिलेगा आपका, मुंगेर में, भागलपुर जिले में, खगड़िया जिले में और शिवहर जिले में। यहाँ पे लिंगानुपात क्या है, न्यूनतम है। अब बिहार की बात करेंगे तो बिहार में जो शिशु लिंगानुपात है सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है, किशनगंज, कटिहार, गया, ये वो जिले हैं जहाँ पे शिशु लिंगानुपात सबसे अच्छा पाया जाता है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो वैशाली, पटना, ये वो जिले हैं जहाँ पे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे लिंगानुपात वाले जिलों की, ये देख लिया था आपने। तो नेक्स्ट आते हैं नगरीय जनसंख्या के बारे में। नगरीय, तो सबसे अधिक जो नगरी है, सर्वाधिक नगरीय प्रतिशतता वाला, तो सबसे अधिक जो नगरीय प्रतिशतता है वो आपका मुंगेर है, फिर आपका भागलपुर है, फिर बेगूसराय है और फिर आपका शेखपुरा है, जहाँ पे आपका नगरीकरण सबसे अधिक हुआ है। न्यूनतम की बात करेंगे तो आपका समस्तीपुर में सबसे कम है, फिर बांका, फिर मधुबनी और फिर आपका कैमूर, ये वो जिले हैं जहाँ पे आपकी न्यूनतम क्या मिलती है, तो बोलेंगे न्यूनतम यहाँ पे आपकी नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। आई मीन न्यूनतम नगरीय जनसंख्या। ठीक है, और आगे देखेंगे हम। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है इसमें पूरा हमने भारत और पूरा का पूरा जनसंख्या और नगरीकरण की जो बात कर रहे हैं, पूरा भारत और हमने बिहार को इसमें टच किया है। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाएगा। आप बीपीएससी दे रहे हो या बीपीएससी तैयारी का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम बिहार पीसीएस का आप दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोस को आप देखिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। विश्वास मानिए आपके अंदर
सारे के सारे क्वेश्चन रच बस जाएंगे और ऐसा शायद ही कोई प्रश्न निकले जो इससे बाहर जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।